हेलो फ्रेंड्स, पीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक है। तो ये क्लास होने वाली है साइंस कंटेंट के सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चंस की। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इस क्लास में बनी रहिए और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चंस देखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इस क्लास का? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और इसमें स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होता है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और इसमें स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होता है? ए ऑप्शन है आपका गोल्जी का है, बी ऑप्शन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन है आपका लाइसोसोम, डी ऑप्शन है आपका अंतर्द्रव्य जालिका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? देखो गोलिक आपका जो है गोल्जी काय नहीं होगा, ए ऑप्शन कट हो जाएगा। लाइसोसोम भी नहीं होगा, सी ऑप्शन कट हो जाएगा। अंतर्द्रव्य जालिका भी नहीं होगी, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। बचा आपका बी ऑप्शन माइकोकॉन्ड्रिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और इसमें स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होता है? तो वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, किस कोशिकांग को? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और इसमें स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान यदि पौधों को C6H12O6 निर्माण के लिए ऑक्सीजन के स्रोत का पता लगाना हो तो ऑक्सीजन गैस किस अणु के प्रकाश अपघटन से मुक्त होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान यदि पौधों को C6H12O6 निर्माण के लिए ऑक्सीजन के स्रोत का पता लगाना हो तो ऑक्सीजन गैस किस अणु के प्रकाश अपघटन से मुक्त होती है? ए ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है आपका ग्लूकोज C6H12O6, सी ऑप्शन है आपका H2O जल, या डी ऑप्शन है आपका पढ़हरिम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। और देखो ग्लूकोज भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। पढ़हरिम भी नहीं होगा, क्लोरोफिल भी नहीं होगा, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल, H2O। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H2O जल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, जल H2O। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मनुष्य के हृदय में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, इनमें से कौन सा रुधिर वाहिनियों का जोड़ा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से बाएं आलिंद में लाता है? फिर से सुन लीजिए। मनुष्य के हृदय में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, इनमें से कौन सा रुधिर वाहिनियों का जोड़ा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से बाएं आलिंद में लाता है? ए ऑप्शन है आपका महाधमनी, बी ऑप्शन है आपका फुफ्फुसीय धमनी, सी ऑप्शन है आपका फुफ्फुसीय शिरा, डी ऑप्शन है आपका अग्र महाशिरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो महाधमनी नहीं होता है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। फुफ्फुसीय धमनी भी नहीं होता है, बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा।
और डी ऑप्शन देख लिए, अग्र महाश्रावी नहीं होता है, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुफ्फुसिया श्रा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, फुफ्फुसिया श्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन है, समान क्षेत्रफल वाले 4 बेलनाकार बर्तनों में, कैसे बर्तनों में, समान क्षेत्रफल वाले 4 बेलनाकार बर्तनों में समान ऊंचाई तक जल भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है, जल भरा गया है। यदि बर्तन के आधार पर लगने वाला कुल बल तथा दाब, बल तो हो F तथा दाब P हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ट्रू पूछा है आपसे, क्या पूछा है, ट्रू। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका, दाब बर्तन के आकार पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन है, तल पर दाब केवल द्रव की गहराई और घनत्व पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन है, कुल बल सभी बर्तनों में भिन्न होगा चाहे क्षेत्रफल समान हो। या डी ऑप्शन है आपका, अधिक मात्रा वाले बर्तन में दाब कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, दाब बर्तन के आकार पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन देख लिए, कुल बल सभी बर्तनों में भिन्न होगा चाहे क्षेत्रफल समान हो, ये भी आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, अधिक मात्रा वाले बर्तन में दाब कम होगा, जी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो आपका राइट क्या होगा, तल पर दाब केवल द्रव की गहराई और घनत्व पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, तल पर दाब केवल द्रव की गहराई और घनत्व पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी ईंधन का ऊष्मीय मान किस मात्रक में मापा जाता है। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान किस मात्रक में मापा जाता है। ए ऑप्शन है जूल प्रति किलोग्राम, बी ऑप्शन है किलो जूल प्रति किलोग्राम, सी ऑप्शन है वाट प्रति सेकंड, डी ऑप्शन है किलोवाट घंटा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 5 का, देखो जूल प्रति किलोग्राम नहीं होगा, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। वाट प्रति सेकंड भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। किलोवाट घंटा भी नहीं होगा, आपका डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, किलो जूल प्रति किलोग्राम। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान किस मात्रक में मापा जाता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन यहाँ हम पढ़ लेते हैं, ऑप्शन इसके नीचे हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन यहाँ पढ़ लेते हैं, ऑप्शन इसके बाद में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्थानिक प्रजाति का सबसे सटीक उदाहरण है जो किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित है। किस प्रजाति का पूछा है, स्थानिक प्रजाति का उदाहरण पूछा है। किसका पूछा है, स्थानिक प्रजाति का उदाहरण। तो ए ऑप्शन देखिए आपका, ए ऑप्शन है एशियाई हाथी, बी ऑप्शन है नीलगिरी तहर, सी ऑप्शन है आपका घरेलू मक्खी, डी ऑप्शन है आपका कौवा। तो एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, निम्न में से कौन सा जीव स्थानिक प्रजाति का सबसे सटीक उदाहरण है। स्थानिक प्रजाति का पूछा है, किसका पूछा है, स्थानिक प्रजाति का पूछा है। तो देखिए आंसर देखते हैं, स्थानिक प्रजाति का कौन सा उदाहरण सटीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का, देखिए एशियाई हाथी नहीं होगा, ए ऑप्शन कट हो जाएगा आपका। और देखिए घरेलू मक्खी भी नहीं होगा, बी सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। कौवा भी नहीं होगा, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। बचा आपका नीलगिरी तहर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन नीलगिरी तहर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका नीलगिरी तहर। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्क्रीन पर।
क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखी है। एक वस्तु किस पर रखी है? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखी है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति क्या होगी? यदि एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखी है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति क्या होगी? ए ऑप्शन है आपका आभासी सीधा और बड़ा, बी ऑप्शन है आपका वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के समान सी पर ही, सी ऑप्शन है आपका वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा, या डी ऑप्शन है आपका वास्तविक उल्टा और अनंत पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। देखो आभासी सीधा और बड़ा नहीं होगा। क्या कह रहा है? ये एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखी है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति क्या होगी? आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा भी नहीं बनेगा, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। वास्तविक उल्टा और अनंत पर भी नहीं बनेगा, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के समान, यानी कि सी पर ही। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के समान, यानी कि सी पर ही। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, परंतु भाप स्टीम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? फिर से रिपीट करूंगी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, परंतु भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है पोटेशियम, सी ऑप्शन है आयरन, डी ऑप्शन है कॉपर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो सोडियम नहीं होगा, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, सोडियम नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए पोटेशियम भी नहीं होगा, डी ऑप्शन है आपका कॉपर, कॉपर भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा आयरन। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, परंतु भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? वो है आपका आयरन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान लेगयुग्म दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में कौन सा सहजीवी जीवाणु पाया जाता है? फिर से सुनिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान लेगयुग्म यानी कि दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में कौन सा सहजीवी जीवाणु पाया जाता है? ए ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, बी ऑप्शन है राइजोबियम, सी ऑप्शन है ईस्ट, डी ऑप्शन है एस्केरिचिया कोलाई। तो आपका 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए लैक्टोबैसिलस नहीं होगा, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ईस्ट भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। एस्केरिचिया कोलाई भी नहीं होगा, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइजोबियम, राइजोबियम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, राइजोबियम, राइजोबियम। ठीक है, 9 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइजोबियम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10 भी। सभी क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपके टॉप 15 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अंतरिक्ष में दो अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे के बेहद करीब हैं। तो अंतरिक्ष में दो अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो एक दूसरे के बेहद करीब हैं, फिर भी वे सीधे एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्योंकि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति बहुत अधिक होती है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, अंतरिक्ष में वायुमंडलीय दाब शून्य होता है।
सी ऑप्शन है आपका ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है जो वहाँ अनुपस्थित होती है। या डी ऑप्शन है आपका अंतरिक्ष यात्रियों के कान के पर्दे शून्य गुरुत्वाकर्षण में काम नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति बहुत अधिक होती है, नहीं। ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष में वायुमंडलीय दाब शून्य होता है, बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। और देखिए डी ऑप्शन, देखिए अंतरिक्ष यात्रियों के कान के पर्दे शून्य गुरुत्वाकर्षण में काम नहीं करते, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है जो वहाँ अनुपस्थित होती है। ठीक है, अनुपस्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है जो वहाँ अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। ध्वनि संचरण के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है जो वहाँ अनुपस्थित है अंतरिक्ष में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 क्या है? बायोमैग्निफिकेशन जैविक आवर्धन का अर्थ खाद्य श्रृंखला में क्या दर्शाता है? बायोमैग्निफिकेशन यानी कि जैविक आवर्धन का अर्थ खाद्य श्रृंखला में क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है आपका पोषक स्तरों के साथ विषैले पदार्थों की सांद्रता में क्रमिक वृद्धि। बी ऑप्शन है जीवों के आकार में वृद्धि। बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ खाद्य श्रृंखला में क्या दर्शाता है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे ऑप्शन क्या है? ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होना। डी ऑप्शन है ऑक्सीजन स्तर का कम होना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 11 क्वेश्चन का बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ पूछ रहा है। ये बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ देखिए ऑक्सीजन स्तर का कम होना नहीं होता है, डी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होना, ये भी नहीं होता है, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। ऊपर चलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ देखिए बी ऑप्शन देखिए जीवों के आकार में वृद्धि, ये भी नहीं होता है। ए ऑप्शन देखिए पोषक स्तरों के साथ विषैले पदार्थों की सांद्रता में क्रमिक वृद्धि। तो बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ खाद्य श्रृंखला में क्या दर्शाता है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पोषक स्तरों के साथ विषैले पदार्थों की सांद्रता में क्रमिक वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ खाद्य श्रृंखला में क्या दर्शाता है? पोषक स्तरों के साथ विषैले पदार्थों की सांद्रता में क्रमिक वृद्धि को दर्शाता है। 11 क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं 12 क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आप देखिएगा। लोटनी घर्षण जैसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में क्या होता है? लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण की तुलना में क्या होता है? ए ऑप्शन है हमेशा अधिक होता है। बी ऑप्शन है हमेशा कम होता है। सी ऑप्शन है बराबर होता है। या डी ऑप्शन है घर्षण का इससे कोई संबंध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो हमेशा अधिक होता है, नहीं। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण की तुलना में हमेशा अधिक नहीं होता है, तो ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ठीक है, बराबर होता है, जी नहीं, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। डी ऑप्शन है घर्षण का इससे कोई संबंध नहीं है, गलत, डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमेशा कम होता है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण की तुलना में हमेशा कम होता है। 12 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, हमेशा कम होता है। 12 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 13 भी। देखिए 13 क्या है? जब बेकिंग सोडा NaHCO3 को नींबू के रस साइट्रिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है, जब बेकिंग सोडा को नींबू के रस के साथ मिलाया जाता है तो कौन सी गैस के बुलबुले बनते हैं जो चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं? फिर से समझिए, जब बेकिंग सोडा को यानी कि NaHCO3 को नींबू के रस यानी कि साइट्रिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो कौन सी गैस के बुलबुले बनते हैं जो चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं? ए ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन गैस के O2। बी ऑप्शन है हाइड्रोजन H2।
सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, डी ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ऑक्सीजन के नहीं बनते हैं, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। और देखिए हाइड्रोजन भी नहीं, हाइड्रोजन के बुलबुले भी नहीं बनते हैं, बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। नाइट्रोजन के बुलबुले भी नहीं बनते हैं, डी भी कट हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब बेकिंग सोडा और नींबू के रस को मिलाया जाता है एक साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले बनते हैं जो चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं। 13 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 है पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों में कौन सी विधि जल की बचत के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है जिसमें बूंद बूंद करके जल पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। यानी कि पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों में कौन सी विधि जल की बचत के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है जिसमें बूंद बूंद करके जल पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। ए ऑप्शन है चेन पंप, बी ऑप्शन है ढेंकी, सी ऑप्शन है छिड़काव तंत्र, या डी ऑप्शन है टिपका या ड्रिप सिंचाई यंत्र। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए चेन पंप नहीं होता है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ढेंकी भी नहीं होता है, बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। छिड़काव यंत्र भी नहीं हो, तंत्र भी नहीं होता है, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिपका ड्रिप सिंचाई यंत्र। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, टिपका ड्रिप सिंचाई तंत्र जो होता है वो होता है जल की बचत के लिए सबसे उत्तम विधि। क्या है? टिपका ड्रिप सिंचाई तंत्र, 14 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल कट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें से किसमें होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें से किसमें होता है? ए ऑप्शन है मेढक में होता है, बी ऑप्शन है मछली में होता है, सी ऑप्शन है स्टारफिश में होता है, या डी ऑप्शन है काऊ में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? तो देखो मेढक में नहीं होता, फ्रॉग में नहीं होता है, काट दो। फिश में भी नहीं होता, काट दो। स्टारफिश में भी नहीं होता, काट दो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है काऊ में। ठीक है, किस में होता है? काऊ में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन निम्न में से किस में होता है? काऊ में होता है। 15 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल कट हो जाएगा। तो यहाँ पर किए हमने साइंस कंटेंट के सीटेट के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चंस। आप लगातार इस सीरीज़ को देखते रहें, 15 क्वेश्चंस की सीरीज़ को। आपको ज़रूर एग्ज़ाम में इनमें से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ आपके, तो आप इस क्लास को ज़रूर देखें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये क्लास पहुंच सके, ये क्वेश्चंस पहुंच सकें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।